देखिए, असम का एक मुद्दा था। ये असम गण परिषद के जब गठन हुआ, उसकी मांग ये थी जो विदेशी नागरिक हैं उनको असम स्टेट से निकाला जाए और यहाँ असम के मूल निवासियों को हक दिया जाए, वो क्योंकि अल्पमत में होते जा रहे हैं। ये इसका मेन उद्देश्य था। ये असम गण परिषद इसकी मांग की थी 1967 से लागू करने के लिए, लेकिन राजीव गांधी की जब सरकार थी तो एक समझौता हुआ कि ये जो है, ये जो इसे लागू किया जाएगा 25 मार्च 1971 से, वो कट ऑफ डेट थी। उसके अनुसार वहाँ पर एनआरसी जो 1951 की रूल है संविधान के अनुसार, उसके अनुसार वहाँ आइडेंटिफिकेशन की प्रक्रिया चली थी, जिसमें काफ़ी देखा जाए तो सुप्रीम कोर्ट के जो जजों की देख रेख में ये शुरू हुआ था। काफ़ी समय तक ये चलता रहा। तो उसमें जो आइडेंटिफिकेशन थी उसके अगेंस्ट एक कमेटी थी, संलिप्ता और अन्य के साथ, संलिप्ता महासंघ और अन्य थे। तो उन लोगों ने उसमें बात दायर किया और केस डाला सुप्रीम कोर्ट में कि ये अन्याय हो रहा, शिक्षा और जो है वो उसका उल्लंघन हो रहा है। उनका कहना है कि जो लोगों की एक दूसरे के अंदर बंधुत्व की भावना होती है, उसका उस मूल सिद्धांत का उल्लंघन है, उसके खिलाफ हो रहा है। तो ये उल्लंघन 29A(1) के अनुसार इसे उल्लंघन नहीं करना चाहिए। तो वो सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन दिया किसी का उल्लंघन नहीं हो रहा, कुछ नहीं हो रहा। ये जो समझौता हुआ था उसके अनुसार बिल्कुल सही है। तो इसमें 29 का उल्लंघन जो है नहीं होता। जब आदेश दे दिया गया तो फिर आइडेंटिफिकेशन अब होना है। अब इसका विरोध क्यों हुआ, मेन रीजन उस पर अगर हम जाते हैं तो विरोध देखेंगे। विरोध का कारण ये था कि जब कोई बाहरी देश का व्यक्ति दूसरे देश में जाता है एज शरणार्थी, तो उसके वहाँ के एड्रेस के प्रूफ लगते हैं और वो सारे प्रूफ देता है, फोटो होती है, सब कुछ करके तब वहाँ से उस कंट्री में, जैसे इंडिया में उनकी एंट्री बनती है कि ये आदमी बांग्लादेश का इस जगह का है और ये निवासी है, उसकी ये सारी डिटेल है और ये इस वजह से यहाँ शरणार्थी बन के आ रहा, इसको इस जगह पे शिफ्ट किया जा रहा, वो शरणार्थी कैंप में जाता है। ये दो पेपर, एक वो और एक वो जो स्लिप बनती है, ये उनके लिए बहुत जरूरी होता है। अगर वो नहीं है तो उनको आइडेंटिफाई करके अवैध घोषित करके बाहर किया जाता है और उनको सजा भी होती है। तो ये सारी चीजें हैं। ये चीज जो है बहुत कम लोगों के पास है, क्योंकि पहले से ही 65 के बाद से, 1965 के बाद से बांग्लादेश से त्रिपुरा और असम में, बंगाल में भी घुसपैठ काफ़ी हुई थी। और इस घुसपैठ का रीजन था कि वहाँ पर अनरेस्ट होना और सारी चीज़ों का होना, और जिसकी वजह से लोग आ गए थे असम के निचले भागों में और त्रिपुरा में, बंगाल के बहुत सारे इलाकों में आए। और ये यहाँ से इसका डिस्प्यूट का रीजन बना। और यही मेन रीजन है कि वो दो डॉक्यूमेंट जो महत्वपूर्ण हैं, एक वहाँ की आइडेंटिफिकेशन बांग्लादेश की, आप कहाँ के थे, वो भी रखना है। और उसके साथ अगर यहाँ बच्चे पैदा हो रहे हैं, कुछ भी हो रहे हैं, तो उनकी भी लिस्ट उसी में बनती है वहाँ, कि कहाँ से आए, किसके हैं बच्चे, कब हुए, वो सारा रिकॉर्ड भी मेंटेन करके रखना पड़ता है। तभी उनके परिवार सहित उनको वापस भेजने का प्रोविजन है, क्योंकि शरणार्थी बहुत दिनों से हैं, इसलिए ये सारी बड़ी लंबी प्रक्रिया हो गई। अब इसमें कई कमियां आई कि अगर ये चीजें चेक की जाएंगी तो बहुत सारे लोग यहाँ से निकाल दिए जाएंगे, क्योंकि ये बिना आइडेंटिफिकेशन के लोग चुप्पे से ज़्यादा आए हैं, बहुत ज़्यादा आए हैं। और उसकी वजह से
जो केस बना था यही कि असम की जो वहाँ का पब्लिक का वो है, उनकी मूल निवासियों की संख्या अल्पसंख्यक में आ गए, उनके कम होने लगे और ये बहुमत में आके वहाँ पे अनरेस्ट क्रिएट करने लगे और बहुत सारा आतंक मचाने लगे। तो इसलिए उन्होंने कहा हमारा जो मूल अधिकार है, हम यहाँ के निवासी हैं, हमारे उसके अधिकारों का हनन हो रहा है। ये था मेन केस। और अब अधिकारों का हनन के साथ अब वो कहते हैं कि जब ये यहाँ पे आके बहुमत में आ गए हैं, सारा कुछ है, आप देखेंगे कई जगहों के उन्हीं के इलेक्शन उन्हीं वही जीतते हैं। वहाँ के एक सांसद भी है जो बहुत प्रभावशाली हैं तो असम में। तो ये चीज जो है देश के लिए अब खतरनाक किस स्टेज में आ गई। उन्होंने देखा कि जब एनआरसी यहाँ बनी, लागू करने की बात चली कि यहाँ पे चेक होगा और वो होगा, तो सरकार के विरोध में कितने सारे हंगामे हुए पिछली जो थी एनडीए की सरकार उसमें। तो इसका रीजन यही था कि लोग यहाँ मुस्लिम्स को निकालने में मुस्लिम समुदाय पूरा विरोध में कि इनको नहीं निकाला जाए, कैसे इनमें अड़ंगे डाले जाएं, कैसे इनको रोका जाए। उन्होंने हथकंडे अपनाए, उसका विरोध किया, कोर्ट में गए, कोर्ट ने फिर क्लियर कर दिया नहीं, जो समझौता हुआ था वही सही है और उसके अनुसार आइडेंटिफाई करिए, इनको निकालिए। और उस आर्गूमेंट में जाएंगे कोर्ट में, तो कोर्ट में भी बहुत सारे आए इमोशंस उसमें लाए गए थे कि बांग्लादेश के बहुत सारे नागरिक जो हैं इंडिया से गए हुए हैं, उनका इंडिया के साथ इमोशन है और जब इमोशन है तो वो जहाँ से जुड़े हों वहाँ जाने का अधिकार होना चाहिए, वहाँ रहने का अधिकार होना चाहिए। ये नई थियरी कोर्ट में डिस्कस हुई थी, बहुत सारी चीज़ें। तो ये चीज़ जो है दूसरे पहलू में देखिए, बांग्लादेश और पाकिस्तान से भी हिंदू आए हैं, उनको भी अधिकार देना चाहिए, इनकी मांग होनी चाहिए, पाकिस्तान में जाके फिर आपको केस करना चाहिए। तो इन सब चीज़ों को कैसे गुमराह किया जाए उसको सब दरकिनार करते हुए कोर्ट ने फाइनल कर दिया। अब आइडेंटिफिकेशन पे आ गया, आइडेंटिफिकेशन होकर उनको निकालने की बात है। सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन उठता है, क्या आसाम में ही एनआरसी लागू होगी, देश के अन्य राज्यों में एनआरसी नहीं लागू होगी, होगी तो कैसे लागू होगी और कौन कौन लागू करेगा, उसमें क्या इन्वॉल्वमेंट होगा, उसका टर्म क्या होगा, और जो दूर दूर फैले हुए हैं क्या ये शेल्टर जो है शरणार्थी शेल्टरों में स्थापित किए जाएंगे, इनको लाया जाएगा और फिर से इनको डिस्पैच किया जाएगा। तो ये बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। आप देखें त्रिपुरा में भरे पड़े हैं, वहाँ पे जो वहाँ के नागरिकों की आज स्थिति है वो भी अल्पमत में आ गए, बांग्लादेशी बहुमत में बैठे हुए हैं, वो अनरेस्ट क्रिएट कर रहे हैं। बंगाल में आप देखें, बंगाल में आप आए दिन हर इलेक्शन में सुनते हैं कि बांग्लादेशियों के इंटरफेरेंस से वहाँ के हिंदू जो हैं काफ़ी प्रताड़ित किए जा रहे हैं और वो इलेक्शन में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं और इलेक्शन ममता बनर्जी की सरकार बन रही है। तो ये चीज़ जो है अदर स्टेट में आप देखें, छत्तीसगढ़ है, झारखंड, तो झारखंड का अभी इलेक्शन है, झारखंड में वहाँ के आदिवासी अल्पमत में आके और जो बांग्लादेशी हैं या रोहिंग्या हैं वो बहुमत में आ गए, उनको वहां से भगा रहे हैं जहां पे वो कभी कुछ थे नहीं, जीरो थे। इसी तरीके से आप देखेंगे यूपी के भी, बिहार के भी, यहाँ तक जम्मू कश्मीर में भी फैले हुए हैं, दिल्ली में फैले हुए हैं। आप महाराष्ट्र, बंगाल, गुजरात कहीं भी जाएंगे तो रोहिंग्या और बांग्लादेशी किसी न किसी तरीके से आए हुए हैं और काफ़ी संख्या में, करोड़ों में हैं। इनका आइडेंटिफिकेशन किस आधार पे होगा, कैसे होगा, ये महत्वपूर्ण है। महत्वपूर्ण इसलिए हो रहा है कि ये जो भारत के मुसलमान हैं जो यहाँ पे बंटवारे के समय रुक गए थे, इनकी विचारधारा अलग है, उनकी विचारधारा अलग है, लेकिन जब मुस्लिम संगठन की बात आती है तो सब एक हो जाते हैं। आपने उस चीज को देखा था, फिलिस्तीन पे अटैक होता तो सारे भारत क्या वर्ल्ड के मुस्लिम जो है एक साथ हो गए कि क्यों हुआ। सिनवार उनका जो सिनवार तो अभी मारा गया हमास का,
जो उससे पहले मारे गए हिजबुल्लाह के चीफ, उस पर भी इन लोगों ने हाय तौबा मचाई। तो ये एक ऐसा इशू होता जा रहा है कि ये वर्ल्ड वाइज एक इशू बनता जा रहा है। इसी के संदर्भ में एक और जो देखिए कि यूरोप के कंट्री में इंग्लैंड अपने को बिल्कुल एक लिबरल कंट्री, लोगों के मानवता के अधिकार इस पे काम कर रहा था। मुसलमानों को उसने शरणार्थी बनाए, फ्रांस ने बनाए, जर्मनी ने बनाए कि भाई नहीं, हर एक आदमी का वो है, मानवता के नाम पे इनको शरण देना चाहिए। लेकिन रिजल्ट क्या आया? वहां पे इन्होंने अपनी जनसंख्या बढ़ा के होकर के मास में वहाँ अनरेस्ट क्रिएट कर दिया है, हिंसा फैला दी है। और यूरोप कंट्री के जो 11 देश हैं, 11 देश अभी अपना एक रेजोल्यूशन पास किए कि हमें मुस्लिम रहित अपना देश बनाना है, क्योंकि ये अगर रहेंगे तो इनका एक ही विचार है कैसे किसी देश को अनरेस्ट क्रिएट किया जाए और संख्या कैसे बढ़ा के किया जाए, और ये किसी भी तरीके से कंप्रोमाइज करने लायक नहीं है। तो उन्होंने भी डिसाइड किया हम निकालेंगे, हम इनको बियर नहीं कर सकते। वहाँ के स्कूलों में भी जहाँ पर ये संख्या में ज़्यादा हैं और उन स्कूलों में इनके बच्चे ज़्यादा हैं, तो वहाँ दूसरे समुदाय के जो भी बच्चे हैं यूरोप के, फ्रांस के, जर्मनी में, इंग्लैंड में, उनको भी माइंड वॉश करके धन परिवर्तन में लगे हुए हैं। तो ये चीज वहाँ की जो रिपोर्टें आई हैं उस कंट्री में, तीनों चारों में जितनी भी हैं, उनका भी यही सोचना है कि ये तो एक अलग किस्म की वो चल रही है इनके मुस्लिम कट्टरवाद, जो पूरे वर्ल्ड को अनरेस्ट कर रहा है। ये पढ़ाई लिखाई में कम, हिंसा में ज़्यादा इंटरेस्ट रखते हैं, ये उन्होंने प्रूव किया और उन्होंने डिसीजन लिया। उसी का रिपरकेशन इंडिया में भी आया। इंडिया में भी अब सोचने को मजबूर हो रहे हैं, और उसी के तर्ज पे आप देखेंगे जहां भी कोई आजकल प्रोग्राम होता है हिंदुओं का या किसी और का, वहां पे किसी न किसी बहाने इनका इंटरफियर होता है, हिंसा हो रही है। तो इससे अब निजात देने के लिए क्या एनआरसी को पूरे हिंदुस्तान में लगाना जरूरी हो गया है, कम से कम उन मुसलमानों के लिए जो भारत के थे नहीं और बाहर से आए हुए विदेशियों के लिए। अगर नहीं निकालते हैं तो क्या ये यूरोप जैसा या फ्रांस जर्मनी से जैसा हिंदुस्तान को बनाना चाहते हैं? अगर बनाना चाहते हैं तो इसमें कौन से ऐसी संस्थाएं हैं, कौन से ऐसे राजनीतिक संगठन हैं जो ये स्तर लाने के लिए हिंदुस्तान में उत्सुक हैं, और हैं तो किस लिए हैं? क्या हिंदुस्तान में इनका देश नहीं है? देश के प्रति समर्पित होना बहुत जरूरी है, और समर्पण उन्हीं का होता है जो उस देश के होते हैं। विदेशियों का कभी भी कहीं समर्पण नहीं होता। वो अपने इंटरेस्ट के लिए जाते हैं, अपने काम के लिए जाते हैं, पैसा कमाने के लिए जाते हैं, और अगर अच्छा लगता तो वहाँ के प्रवासी बन जाते हैं। लेकिन फिर भी वो देखा जाए तो जो देश के मूल निवासी हैं, जो उनका देश के प्रति लगाव होता है, वो कभी दूसरे देश के आने वाले लोगों का नहीं होता। अब इंडिया में एक और देखेंगे, एक ड्रग का चलता है, तो उसमें अफ्रीकन कंट्री के बहुत सारे हैं, वो अवैध भी आ गए हैं, और यहाँ पे सारे, जब भी कहीं भी, अभी दिल्ली में कल का छापा है जिसमें उनके नाइजीरियन हैं, उनके यहाँ छापा डाला इन्होंने, तो वो सारे के सारे आक्रामक हो गए, मारपीट उतारू हो गए। वो आइडेंटिफिकेशन के लिए हिंड्रेंस क्रिएट कर देते हैं, जबकि काफ़ी उसमें अवैध आते हैं। ये ड्रग में ज़्यादा इन्वॉल्व होते हैं, ड्रग के काम में। इस तरीके का ढुलमुल नीति जो है, नो टॉलरेंस में जाना चाहिए कि कोई भी आए बिल्कुल साफ सुथरा आए, यहाँ आने के बाद वो जितने पीरियड के लिए रहे तो रहे, उसके बाद उसे यहाँ से निकालो, और निकालो, और निकलना भी चाहिए। और अगर यहाँ उसको शरण दे दिए और वो अपने कारनामे शुरू कर दिया, तो देश का जो भाईचारा है वो खतरे में पड़ना निश्चित हो जाता है। ये जीता जागता उदाहरण आ रहा है। आप
रोहिंग्या का एग्जाम्पल दे, बर्मा से क्यों निकाले, इतने क्रूएल थे ये, वहां के मूल निवासियों को इन्होंने मार काट उत्पात कर दिया। जब वो उब गए तब इनके ऊपर पूरे मास में इकट्ठा होकर अटैक किया और बर्मा से, म्यांमार से इनको निकाल दिया। और निकल कर कहाँ आए, इंडिया में आए, दूसरी कंट्री में कम गए, इंडिया में ज्यादा हैं, बहुत ज्यादा हैं। तो इस विचारधारा के लोग अगर यहाँ आएंगे तो क्या होगा, वही होगा जो म्यांमार में हो रहा था। ये बहुत जरूरी है, अब समय है, और इस सुप्रीम कोर्ट के आदेश को पालन करना हर एक राज्य का परम दायित्व है, और सेंट्रल गवर्नमेंट इसे सख्ती से पालन कराए, तभी देश स्थिर और सुदृढ़ होगा, लोगों में भाईचारा होगा, मानवता कायम होगी। धन्यवाद।